मित्रों नमस्कार। मैं नाथ सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस अंक के साथ पुनः उपस्थित हूं। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूं आवारा मसीहा का, जिसे लिखा है विष्णु प्रभाकर ने। अब तक मैं आवारा मसीहा के द्वितीय पर्व दिशा की खोज के 3 भागों का वाचन अपने वाचन के पिछले क्रम में कर चुका हूं। आज लीजिए सुनिए आवारा मसीहा के द्वितीय पर्व दिशा की खोज के चौथे भाग, वह अल्पकालिक दाम्पत्य जीवन का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। एक दिन क्या हुआ, सदा की तरह वह रात को देर से लौटा और दरवाजा खोलने के लिए धक्का दिया तो पाया कि भीतर से बंद है। उसे आश्चर्य हुआ, अंदर कौन हो सकता है? कोई चोर तो नहीं आ सका। उसने फिर जोर से धक्का दिया, लेकिन दरवाजा सचमुच बंद था। उसने पुकारा, भीतर कौन है? कोई उत्तर नहीं। फिर पुकारा, बार बार पुकारा, मानो चीख पड़ा हो। तब कहीं आहट हुई, दरवाजा खुला। विस्मित विमूढ़ शरत ने देखा, आधी में पुरैन के पत्ते की तरह कांपती नीचे के तल्ले में रहने वाली यज्ञेश्वर मिस्त्री की लड़की शांति उसके सामने खड़ी है। आंखों से आंसुओं का झरना बह रहा है। नीची दृष्टि किए बस वह खड़ी की खड़ी रह गई है। शरद देखता रहा, सोचता रहा। युगों जितने 2 क्षण बाद उसने पूछा, बात क्या है शांति? तुम यहां क्या करने आई हो? कई क्षण फिर सन्नाटा छाया रहा। बार बार आश्वासन देने पर किसी तरह सुस्थिर होकर उसने कहा, बाबा ने कुछ पैसा लेकर शराबी और बदमाश बूढ़े घुसाल के साथ मेरा विवाह कर देने का फैसला किया है। आज नशे में धुत होकर उसने मेरे साथ स्वतंत्रता बरतने की कोशिश की। उसी के डर के मारे मैं यहां घुस आई थी। कहते कहते शांति शरद के चरणों में गिर पड़ी और करुण स्वर में बोली, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे बचाइए। अब कुछ सोचने को शेष नहीं रह गया था। शांति उसकी शरण में आई है, वह पीछे कैसे हट सकता है? बोला, डरो नहीं शांति, आज की रात तुम यहीं सो, मैं कहीं और चला जाता हूं। सवेरे आकर कुछ उपाय करूंगा। वह जानता था कि यज्ञेश्वर मिस्त्री का घर आवारा लोगों का अड्डा है। नशेबाज, गजेड़ी, यही सब उसके संगी साथी हैं। स्त्री है नहीं। बेचारी शांति ही उनकी फरमाइश पूरी करते करते तंग आ जाती है। जरा चूक हुई नहीं कि चक्रवर्ती उसको निर्मम होकर मारता है। अधिकार में भारती ऐसे ही एक बंगाली मिस्त्री के वासे में जाती है। वह अधेड़ उम्र का है। कारखाने में पीतल ढलाई का काम करता है। शराब पीकर काठ के फर्श पर पड़ा किसी को बुरी बुरी गालियां दे रहा है। भारती ने पुकारा, मानिक, किस पर गुस्सा हो रहे हो? सुशीला कहाँ है? आज 2 दिन से वो पढ़ने क्यों नहीं जाती? मानिक किसी कदर हाथ पैरों के सहारे उठकर बैठ गया और गौर से देखकर पहचानने के बाद बोला, बहन जी हैं, आओ बैठो। सुशीला तुम्हारे स्कूल में कैसे जाए बताओ? खाना पकाना, चौका बासना करना, लड़के को संभालना, सभी तो उसे करना पड़ता है। छाती फट जाती है बहन जी। जदुआ साले को कत्ल न कर दिया तो मैं कायस्थ की पैदाइश नहीं। बड़े साहब को ऐसी दरख्वास्त दूंगा कि साले की नौकरी ही खत्म हो जाए। अनजाने ही शरद को शांति से सहानुभूति हो आई थी। इसीलिए सवेरे आकर उसने उसके पिता से कहा, सुना है तुम शांति का विवाह बूढ़े घोसाल से करना चाहते हो? यज्ञेश्वर ने उत्तर दिया, जी हां, लेकिन वह तो उसके लिए उपयुक्त वर नहीं है। बूढ़ा है, नशा करता है। चक्रवर्ती ने उत्तर दिया, गरीब आदमी हूं, इस विदेश में उससे अच्छा पात्र कहां से पा सकूंगा? उसके पास पैसा है, लड़की को खाने पीने का दुख नहीं होगा। नशा करता है तो क्या, मैं भी करता हूं, आप भी करते हैं।
रही उम्र की बात, तो भला आदमी की उम्र कौन देखता है। मिस्त्री का तर्क सुनकर शरत मुस्कुराने लगा। समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन व्यर्थ। जैसी स्थिति थी उसमें किसी को भी समझ पाना असंभव जैसा था। फिर भी शरत ने उससे कहा, तुम्हें घोषाल का जो कुछ देना है वह मैं दे चुका। चक्रवर्ती बोला, तो इससे क्या हुआ, लड़की की शादी आखिर करनी ही है। और बाबू साहब, आपके अंदर यदि इतनी ही दया माया है तो क्यों नहीं इस गरीब ब्राह्मण की लड़की से शादी करके मेरी जाति और कुल की रक्षा करते। सुनकर शरत अवाक रह गया। स्वयं विवाह करने की बात उसके दिमाग में शायद ही उठी हो। शायद कैशोरे का वह असफल प्रेम उसे अभी तक साल रहा था, इसलिए उस क्षण वो वहां से चला गया। लेकिन मन ही मन उसने लड़की के साथ होने वाले अन्याय का प्रतिकार करने का फैसला कर लिया। बहुत दौड़ धूप की, इधर उधर हाथ पैर मारे, लेकिन उसके उपयुक्त वर नहीं जुटा सका। अंत में एक दिन उसने चक्रवर्ती से कहा, मैं तैयार हूं। यह विवाह रीति किस विधि से संपन्न हुआ, रंगून के कितने कुलीन बंगाली उसमें शामिल हुए, इसका लेखा जोखा किसी के पास नहीं है। वे तो यह भी नहीं जानते थे कि शरत ने वास्तव में विवाह किया था। यही मानते रहे कि वह किसी निम्न श्रेणी की औरत के घर जाकर रहता है, और इस तरह किसी औरत के पास रहना निरी चरित्रहीनता है। जो भी हो, अब उसके अव्यवस्थित जीवन में एक नारी पदार्पण कर चुकी थी। उसका कोमल परस पाकर उसके जीवन की धारा आनंद के स्रोत की ओर मुड़ गई। नारियां उसके जीवन में न आई हों यह बात नहीं, परंतु संसारी होने का यह पहला अवसर था। उस दिन से उसके लिए जीवन का अर्थ ही कुछ और हो गया। वह अब अकेला नहीं था। उसके पास थी उसकी प्रियतमा, जो उसे अपने अंतरतम से प्यार करती थी, क्योंकि वह उसका पति ही नहीं द्राता भी था। न जाने कितने दुखों के बीच से होकर उन्होंने यह सुख पाया था। दोनों न जाने कितनी कितनी देर तक बातें करते रहते, एक दूसरों की आंखों में झांकते रहते। दफ्तर के मित्रों ने उसे स्त्रैण कहना शुरू कर दिया, लेकिन उसने किसी बात की चिंता नहीं की। मिस्त्री पल्ली के लोग पुकारते तभी वह होम्योपैथी की बक्स उठाकर बाहर निकलता, या फिर कभी अध्ययन लेखन की प्रेरणा होती तो नई अनुभूति के साथ साधना में लग जाता। नहीं तो उसका संसार शांति में ही सीमित होकर रह गया था। धीरे धीरे 1 वर्ष बीत गया। एक और नया प्राणी उसके संसार में आ पहुंचा। शिशु की किलकारियों से वह घर गूंजने लगा, जो अब तक प्यार और सहानुभूति के अभाव में निराश्रित होकर भटकता रहा था, जिसने सदा उन्हीं स्थानों पर आश्रय पाया था जो भले मानुषों के लिए वर्जित थे। उसके जीवन में यह कैसा अप्रत्याशित सुख! लेकिन दुर्भाग्य अभी भी मुस्कुरा रहा था। नए जीवन के अभी 2 वर्ष भी पूरे नहीं हुए थे कि प्लेग की महामारी ने एक बार फिर रंगून शहर पर आक्रमण किया। चारों ओर हाहाकार मच उठा। इधर उधर लाशें दिखाई देने लगीं। तभी एक दिन शरत ने घर लौटकर पाया कि शांति को ज्वर हो आया है। वह कांप उठा। उसने बहुत पास से उस ज्वर के उग्र रूप को देखा था। तुरंत पहचान गया कि यह प्लेग ही है। सहायता के लिए पड़ोसियों से प्रार्थना की, लेकिन ऐसे समय कौन आगे आता। दौड़ा हुआ वह अपने मित्र गिरिंद सरकार के पास पहुंचा और अवरुद्ध कंठ से बोला, भाई गिरीन, मैं बड़ी विपद में फंस गया हूं। शांति तीव्र ज्वर में छटपटा रही है। क्या कहते हो सरदा, किसी को दिखाया है? अभी तक किसी को नहीं। महीने का अंत है, हाथ में पैसा नहीं है। कोई चिंता नहीं, मैं अभी डॉक्टर अपूर्व या डॉक्टर डे को बुलाता हूं। गिरीन्द्रनाथ सरकार ने एक सत्कार समिति का गठन किया था। वह ऐसे समय रोगियों के इलाज तथा मरने पर उनके दाहकर्म में सहायता करती थी। शरत बोला,
तुमने सत्कार समिति बनाकर बहुत पुण्य अर्जित किया है। इस विपत्ति में मेरी रक्षा करो भाई। फिर हताश भाव से कुर्सी पर जैसे गिर गया। दीर्घ निश्वास खींचकर बोला, भाग्य है भाई, सब भाग्य है। जो लिखवा कर लाया हूं वही तो होना है। सरकार ने उसे सांत्वना दी। समिति की अलमारी खोलकर रोगी के इस्तेमाल में आने वाली कुछ चीजें और कुछ दवाइयां दी। कहा, तुम घर चलो, मैं अभी आता हूं। कुछ देर बाद डॉक्टर के साथ जब वहां पहुंचे तो पाया लकड़ी के एक तख्त के ऊपर चादर से मुंह ढके रोगड़ी अचेतन अवस्था में छटपटा रही है। प्राण कंठ में आ गए हैं। एक बुढ़िया उसके सिरहाने बैठी पंखा झल रही है। डॉक्टर तुरंत समझ गए कि प्लेग है और बचने की कोई आशा नहीं है। 2 क्षण उसे देखकर वह बाहर आ गए। शरद और भी कातर हो उठा। विकल विह्वल वह शांति की प्राण रक्षा के लिए बार बार डॉक्टर से अनुरोध करने लगा, लेकिन वे क्या कर सकते थे। सांत्वना देकर तथा उपचार बताकर वहां से चले गए। शरद फिर रोगड़ी की सैया के पास आ गया। अंत में कुछ क्षण पूर्व शांति की संज्ञा लौटी। छेड़ कंठ से धीरे धीरे उसने कहा, मेरे कारण आपको बहुत दुख पहुंचा है, उस सबके लिए क्षमा कर दो। शरद आर्त स्वर में बोल उठा, ऐसी बात मत कहो, मुझे डर लगता है। शांति ने कहा, छिह, डर किस बात का? लाओ, मुझे जरा अपने पैरों की धूली तो दो, आशीर्वाद भी दो। शरद समझ गया कि अब आशीर्वाद देने को कुछ नहीं बचा है। सारे प्रयत्न व्यर्थ हो गए हैं। शांति संसार के दुख कष्टों को तुच्छ करके परलोक चली गई। वह अपलक दृष्टि से स्त्री के मृत्यु से वियण मुख को देखता हुआ रो उठा। उस समय जैसी अवस्था थी, पड़ोसियों से कोई सहायता मिलने की आशा नहीं थी, और जो भद्र बंगाली थे उनसे वह सदा दूर रहा। वे भी आते क्यों? इसलिए केवल गिरिंद्रनाथ की सहायता से ही उसे सब कुछ करना पड़ा। बड़ी कठिनता से एक कुली गाड़ी भाड़े पर ली और उस पर रखकर शव को शमशान ले गए। वहां एक सन्यासी रहते थे। इन्हें निसंग देखकर उन्होंने स्वयं ही चिता निर्मित की और इस प्रकार शांति देवी का दाह संस्कार संपन्न हुआ। शरद के शोक की कोई सीमा नहीं थी। कैशौर्य के उस असफल प्रेम के समान इस सदमे का भी उसके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। छूट गया अध्ययन, छूट गया लिखना और चित्रांकन। बस बावलों की तरह इधर उधर घूमता रहता। इस बीच में शिशु भी महामारी का शिकार बन गया था। वर्षों बाद अपने मित्र के युवा पुत्र की मृत्यु पर उसकी मां से उसने दार्शनिक उपेक्षा से कहा था, दीदी, तुम तो इतने दिन तक पुत्र सुख देख चुकी थी, मैं तो 1 वर्ष भी उस सुख को नहीं भोग सका था। पर उस दिन उसकी व्यथा का अंत नहीं था। सब कुछ लुटाकर एक बार फिर वह अकेला रह गया। मित्रों ने सलाह दी, कुछ दिन घूम आओ। उसका सारा जीवन एक यात्रा ही था, एक निरुद्देश्य दिशाहीन यात्रा। एक बार फिर वह घूमने निकल गया, लेकिन अब पहले की तरह मुक्त नहीं था। छुट्टी की एक सीमा होती है। आखिर उसे अपने काम पर लौटना पड़ा। फिर दर्द सहा जाता है, प्रचारित नहीं किया जाता, तभी तो वह शक्ति बनता है। इसलिए अध्ययन, लेखन, चित्रांकन सब कुछ फिर आरंभ हो गया। उस दर्द ने उन्हें गहराई दी और दी विशालता, लेकिन उस घर में वह नहीं रह सका। उसके कण कण में उसके अल्पकालिक दाम्पत्य जीवन की स्मृति अंकित थी। पास ही एक और घर लेकर वह उसमें चला गया। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे आवारा मसीहा के द्वितीय पर्व दिशा की खोज के अध्याय 4 वह अल्पकालिक दाम्पत्य जीवन का वाचन मेरे अर्थात नासुनांचली के स्वर में। मित्रों, अब लीजिए सुनिए आवारा मसीहा के द्वितीय पर्व दिशा की खोज के भाग 5 चित्रांकन का वाचन मेरे अर्थात नासुनांचली के स्वर में।
शरत ने बहुमुखी प्रतिभा के धनी रविंद्रनाथ के समान न केवल साहित्य में बल्कि संगीत और चित्रकला में भी रुचि ली थी। यद्यपि इन क्षेत्रों में उसकी कोई उपलब्धि नहीं है, पर इस बात के प्रमाण अवश्य उपलब्ध हैं कि कई वर्ष तक उसने चित्रकला की साधना की और बहुत से चित्र बनाए थे। 3 वर्ष बाद अपने घर में आग लग जाने की सूचना देते हुए उसने एक पत्र में अपने प्रिय मित्र प्रथमनाथ भट्ट को लिखा था, एक और समाचार तुम्हें देना बाकी है। लगभग 3 वर्ष पहले हृदय रोग के लक्षण प्रकट हुए थे। तब मैंने तैल चित्रांकन शुरू किया था, पढ़ना छोड़ दिया था। इन 3 वर्षों में बहुत से चित्र इकट्ठे हो गए थे, वे भी खत्म हो गए। अंकन का केवल सामान भर रह गया है। मुझे क्या करना उचित है? यदि यह बता दो तो तुम्हारे कहने के मुताबिक चेष्टा कर देखूंगा। नावेल, हिस्ट्री या पेंटिंग, कौन सा कार्य शुरू करूं? लेकिन ऐसा लगता है कि इस अग्निदाह के बाद चित्रकला में उसकी रुचि फिर नहीं जागी। केवल महाश्वेता के अधूरे चित्र को, जो किसी तरह अग्निदाह से बच गया था, वह पूरा कर सका। पर इन दिनों उसने अनेक चित्र बनाए थे। उसके मित्र और सहकर्मी योगेंद्रनाथ सरकार ने लिखा है, एक दिन रविवार को जाकर देखा कि एक कपड़े के आवरण के नीचे स्टैंड पर एक चित्र टंगा है। पूछा, यह क्या है शरद्दा? शरद हंसकर उत्तर दिया, अच्छा पहले तुम ही बताओ कि यह क्या है। और क्या होगा, तस्वीर है। यह क्या बात हुई? तस्वीर छोड़कर वहां और क्या हो सकता है? तुम्हारी कल्पना शक्ति की बात तो तब है जब बता सको कि यह तस्वीर किसकी है। यदि मैं कहूं कि नारद मुनि की है तो वही तो है, देख। यह कहते कहते शरत ने चित्र पर से पर्दा हटा दिया। मैं तो अवाक रह गया। सचमुच यह उस बूढ़े का चित्र था। गांव के तालाब के पास अस्त व्यस्त वृक्ष समूह, उसके बीच में टेढ़ा मेढ़ा रास्ता और उस रास्ते के पास वृक्ष की छाया में बैठा हुआ एक वृद्ध, बिल्कुल नारद मुनि जैसा। वार्धक्य और दारिद्र्य के ऊपर निराशा की गहरी छाया किस प्रकार छाई हुई थी, यह तो देखने पर ही जाना जा सकता था। सरकार उस चित्र को देख ही रहे थे कि वह बूढ़ा आ पहुंचा। सीढ़ी पर पैर रखते ही उसने पुकारा, देवता घर में है क्या? शरद तुरंत नीचे गया। बड़े आदर और प्रेम के साथ उस वृद्ध को सहारा देकर ऊपर ले आया और वह तस्वीर उसके सामने लाकर रख दी। देखते ही उस वृद्ध के कोटर में धसे हुए नेत्र ज्योति से भर उठे। बोला, देवता, आपके दिमाग में इतना कुछ है? शरत ने कहा, देखो नारद, तुम्हें एक काम करना होगा। बहुत कठिन नहीं है। रोज सवेरे मेरे घर आकर बैठना होगा। चाय आदि लेते हुए मुझे यह चित्र बनाते हुए देखना होगा। चाय की बात सुनकर वृद्ध नारद के मुंह में पानी भर आया। शरद तुरंत अंदर से एक प्याला चाय ले आया। मधुर स्वर में बोला, बड़ा कष्ट होता है तुम्हें, लो चाय पियो। वृद्ध ने झिझकते हुए पूछा, आप पी चुके देवता? शरत ने उत्तर दिया, अजी देवता किसका इंतजार करते हैं? तुम जल्दी से पियो, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। सरकार ने पूछा, यह शिक्षा तुमने किससे ग्रहण की? अपने कपाल की ओर इशारा करते हुए शरत ने कहा, इस विद्या का गुरु मैं स्वयं हूं। चित्रकला का अध्ययन उसने स्वयं किया था। प्रकृति चित्रण से बढ़कर उसे मानव आकृति के चित्रण से प्रेम था। उसका कहना था कि शरीर विज्ञान का पूरा पूरा ज्ञान प्राप्त किए बिना मनुष्य की आकृति का अंकन नहीं हो सकता। जब तक कोई आकृति हूबहू जीवंत न बने तब तक उसे छवि कैसे कहा जा सकेगा। चिथड़े के ऊपर रंग से कुछ आकृति बना देने से तो छवि नहीं बन जाती। वह चित्रकार विंसेंट वान गा की बात दोहरा रहा था। उसने कहा था, यदि किसी को चित्र बनाना सीखना है तो उसे मनुष्य के शरीर का पूरा ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। यदि वह नहीं जानता तो वह केवल नकलची बनकर रह जाएगा।
एक दिन उसने सरकार से पूछा, अच्छा बताओ, संसार में सबसे बड़ा चित्रकार कौन है? सरकार ने उत्तर दिया, राफेल। ना ना ना, शरत ने कहा, राफेल से तो माइकल एंजिलो बड़ा है, और बड़े बड़े आलोचक तीसियन को सबसे बड़ा चित्रकार मानते हैं। तीसियन के संबंध में स्वयं शरत की भी बड़ी ऊंची धारणा थी। वे इतालवी चित्रकला को सबसे श्रेष्ठ मानते थे। उसके बाद आती थी फ्लेमिश, डच और बरतानवी चित्रकला। उसका एक मित्र था, चित्रकार बाथिन। छवि कहानी में शरतचंद ने बाथिन को अमर कर दिया है। उसी से शायद उसने कला की प्रेरणा ली थी। साधारणतया बंगाली अपने ही में सीमित रहते हैं, लेकिन शरत अपवाद था। कार्यालय के अतिरिक्त भी उसका अब बंगालियों से मेलजोल था। उन्हीं में चित्रकार बाथिन था। एक दिन सतीश चंद्र दास को साथ लेकर वह उनसे मिलने भी गया था। दास ने लिखा है, संध्या घिर आई है। सर्वहारा भारतीयों की काला बस्ती में न तो प्रकाश का अच्छा बंदोबस्त था, न कोई अच्छी सड़क ही थी। मंदिर में आरती की शंख ध्वनि भी नहीं सुनाई दे रही थी। मैंने कहा, शरदा, कहाँ ले जा रहे हो? क्या आखिर गुंडे बदमाश के हाथ जान देनी होगी? शरदा बोले, नहीं नहीं, मेरे साथ चले आओ। गुंडे बदमाशों का यहाँ कोई काम नहीं। तुम कुछ भी कहो दादा, ऐसी खराब जगह नहीं जाना चाहिए। हम गांव के आदमी हैं, लेकिन यह तो उससे भी बदतर है। वर्षा ऋतु में तो यहाँ चलना भी कठिन होता होगा। एक एक ईंट टुकड़े टुकड़े होकर बस मिट्टी के साथ अटकी हुई है। सरदार ने अब कोई जवाब नहीं दिया। मैं विवश होकर उनके पीछे चलता रहा, लेकिन बस्ती के कुत्तों की बात मन में आते ही छाती धक धक कर उठती। बर्मियों के भी दो चार काठ के घर थे। मिट्टी के तेल के दियों में प्रकाश देखा जा सकता था कि उनके घर के आगे लेटे हुए कुत्ते नवागंतुकों को देखकर उन पर झपटने के लिए अपने मालिक के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वहां के कुत्ते इतने शैतान थे कि किसी प्रकार का शोर किए बिना पीछे से आकर मुंह मार देते। मुझे इसका अनुभव था। मैंने कहा, शरदा, इस बस्ती के कुत्ते बड़े शैतान हैं। बात पूरी होने से पहले ही शरदा बोल उठे, डरो नहीं, मेरे साथ चले आओ। पशु हैं, इससे क्या, वे भी आदमी को पहचानते हैं। कुछ दूर जाकर शरदा एक काठ के घर के सामने खड़े हो गए। उनको देखकर एक अल्पायु की वर्मी स्त्री ने अपनी भाषा में उन्हें पुकारा। उन्होंने भी उसी भाषा में उत्तर दिया और फिर वे लोग भीतर चले गए। वहां एक लड़की बैठी हुई थी। स्त्री ने उससे कुछ कहा और वह तुरंत बाहर चली गई। कुर्सी पर बैठकर शरदा उस स्त्री से परम आत्मीयता से बातें करने लगे। कुछ ही देर बाद उस लड़की के साथ बाथिन बाहर से लौट आए। शायद बहुत दिनों के बाद भेंट हुई थी, इसीलिए वे बहुत देर तक एक दूसरे के प्रति शिकवा शिकायत करते रहे। इसके बाद सत्कार आरंभ हुआ। मेज पर नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ सजाए जाने लगे। शरदा ने मुझसे चुपचाप पूछा, खाओगे? मैं वह सब देखकर अवाक रह गया। क्या कहता, जिनको खाने पीने का कोई विचार नहीं, उनके साथ खाकर क्या जात देनी होगी। और मैंने अपनी जात बचाकर हिंदुस्तानी रीति से चाय और बिस्कुट ही लिए। किंतु शरदा अपने मित्र के परिवार के साथ एक ही मेज पर खाते रहे और हास्य विनोद करते रहे। बहुत रात हो जाने पर मैंने कहा, चलो, बहुत देर हो जाएगी। शरदा उठ खड़े हुए। बर्मी मित्र गली के मोड़ तक रोशनी लेकर उनके साथ है। उसके लौटने के बाद मैंने पूछा, यह कौन है? कैसे इसके साथ दोस्ती हुई? लगता है एक ही दफ्तर में काम करते हैं। शरदा ने कहा, नहीं, यह व्यक्ति कुशल चित्रकार है। घर में जितने चित्र तुमने देखे वे सब इसी के बनाए हुए हैं। पेगू में इसके साथ परिचय हुआ था। मैं बोला, मित्र की दृष्टि से भेंट करने आए, यह तो अच्छा है, लेकिन दादा, आपने इनके साथ खाया कैसे? शरदा हंस पड़े, बोले,
पागल और किसे कहते हैं? यह भी तो हिंदू जाति की शाखा है। ये लोग अत्यंत धर्म भीरू हैं। संकोच इनमें उतना नहीं है। 2-1 दिन का परिचय होते ही ये व्यक्ति को अपना बना लेते हैं। हिंसा, घृणा और संकोच इनके धर्म के विरुद्ध है। वैसे शरद को यह गुण पैतृक दाय के रूप में प्राप्त हुआ था। मोतीलाल अच्छे चित्रकार हो सकते थे, लेकिन वह कोई भी काम जमकर नहीं कर सके। शरद में उनके सारे स्वप्न मानो साकार होने की चेष्टा कर रहे थे। बाथिन की मित्रता से इस चेष्टा को बल मिला और उसने कई चित्र बनाए। उनमें सबसे सुंदर चित्र था महाश्वेता का। उसे देखकर मित्रों ने कहा, आप इसे प्रदर्शनी में क्यों नहीं भेजते? ख्याति और प्रदर्शन से सदा दूर भागने वाला शरद मित्रों के अनुरोध को कैसे स्वीकार कर सकता था? लेकिन पारखियों की दृष्टि में वह चित्र सचमुच सुंदर था। योगेंद्रनाथ सरकार ने लिखा है, आलोक और छाया का इस प्रकार सम्मिश्रण हुआ था कि उसे देखकर यह कहना असंभव था कि यह किसी अनगढ़ चित्रकार का बनाया हुआ है। शरीर विज्ञान, पृष्ठभूमि और पर्सपेक्टिव की दृष्टि से उसमें कोई कमी नहीं थी। पुरुष और प्रकृति की कला के मिलन के समान तपस्विनी महाश्वेता की आकृति बहुत ही सुंदर उतरी थी। वर्षा के दिन नदी के तीर पर सब कुछ कोहरे में आच्छादित और अस्पष्ट, उस पार सघन मेघों से घिरा हुआ आकाश और भी अस्पष्ट। इधर एक ओर से लजीला सूर्य मानो ताक झाक कर रहा हो। किनारे पर वृक्ष के नीचे मुक्त केसा सधस्नाता तपस्विनी महाश्वेता रुदन करती हुई प्रकृति की एक जीवंत प्रतिमा थी। छोटे से घर के एक कोने में, जिसमें आलोक भी कम था, उस छवि को इस प्रकार रखा हुआ था कि किवाड़ खोलने पर जितना प्रकाश उस घर में आए, उसी की सहायता से उस छवि को अच्छी तरह समझा जा सके। शरद ने उसी अवस्था में सरकार महोदय को वह चित्र दिखाया। उन्होंने लिखा है, सभी उन्नत कलाओं में उसी चीर सुंदर आनंद घन रसमूर्ति के ही विकास साधन की चेष्टा है। वास्तव में कुछ उदार दृष्टि से देखने पर एकदम कुत्सित वस्तु भी सुंदर जान पड़ती है। वह चित्र नग्न सौंदर्य का चित्र नहीं था। नग्न होने पर भी उसे कुत्सित नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि उसके साथ पृष्ठभूमि में प्रकृति का दृश्य अत्यंत चमत्कारपूर्ण था। वह चित्र उसे भी प्रिय था। मामा गिरीन्द्रनाथ को उसने लिखा था, अभी पूरा नहीं हुआ, कहोगे तो कर दूंगा। मेरे तो घर द्वार हैं नहीं, तुम्हारे हैं। मुझे यह चित्र बहुत प्रिय है, इसलिए जिससे नष्ट न हो तुम्हारे पास रखना चाहता हूं। लेकिन इस साधना के बावजूद शरद का चित्रकला ज्ञान नितांत एकागी था। उसके बनाए हुए चित्र उच्च श्रेणी के नहीं थे, फिर भी चिंगारी उसके अंदर में थी। जब वह विख्यात लेखक के रूप में प्रतिष्ठित हो चुका था, तब कलकत्ता आर्ट कॉलेज के अध्यापक सतीश चंद्र सिंह के घर उनका चित्रांकन देखते देखते उसने माँ और बेटे का पेंसिल स्केच बनाया था और उनके बेटे को हर पार्वती का चित्र बनाते देखकर स्वयं भी हर गौरी का स्केच बना दिया था। वह चित्र आज भी कहीं सुरक्षित है। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे आवारा मसीहा के द्वितीय पर्व के 5वें अध्याय चित्रांकन का वाचन मेरे अर्थात नासुरांचली के स्वर में। मित्रों, आवारा मसीहा के द्वितीय पर्व दिशा की खोज के आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।